स्टूडेंट्स, आज हम कलर कोड पढ़ेंगे रजिस्टर्स का। यानी हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बिना उसको एवेलुएट करे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम फिजिकली रेजिस्टेंस को देखें तो हम उसको कैसे बता सकते हैं कि वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। तो कैसे करते हैं इसमें इस तरह से रेजिस्टेंस होता है जिसमें जो पहले जो टू कलर्स होते हैं रिंग में वो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ओम रेजिस्टेंस उसका जो है ओम में जो है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो करेंगे इंडिकेट। थर्ड कलर जो होगा वो डेसिमल मल्टीप्लायर को इंडिकेट करेगा और लास्ट रिंग जो होगा वो टॉलरेंस करेगा परसेंटेज में। ठीक है ना, कैसे करता है देखिए कि पहले जो दो कलर हैं इसमें इस तरह से हम देख लेते हैं। पहले जो दो डिजिट हैं ये बताएगा कलर। ठीक है ना, ये दोनों कलर जो होंगे वो बताएंगे कि कितनी वैल्यू है रेजिस्टेंस की। ये जो है ये मल्टीप्लायर बताएगा, ये टॉलरेंस बताएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। कैसे समझते हैं इसको, इस तरह से समझते हैं थोड़ा सा कि ब्लैक कलर अगर होगा यहाँ पर तो 0 और ब्राउन होगा तो 1। तो मान लीजिए पहले डिजिट पे ब्लैक है और दूसरे पे ब्राउन है तो 0 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब मान लीजिए तीसरे मल्टीप्लायर पे ऑरेंज है तो ऑरेंज है तो 10 टू द पावर 3, यहाँ पर देखें 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर फिर उसके बाद कोई कलर नहीं है तो कोई कलर नहीं मतलब 20% का टॉलरेंस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तब जो हमारा बनेगा क्या बनेगा 0 1 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 टू द पावर 3 से और उसके बाद 20% का प्लस माइनस 20% ये टॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितने ओम यानी 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, इसका मतलब क्या हुआ 1 किलो ओम। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो समझ में आया। तो ये आपको टेबल याद करनी है। ब्लैक है तो 0, ब्राउन है तो 1, रेड है तो 2, ऑरेंज है तो 3, येलो है 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। ठीक है, इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, क्लियर। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लेंथ और जो है टेम्परेचर और एरिया का क्या मतलब यूज़ है रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का जिससे कि हम क्या करंट के फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। यानी हम अगर मान लीजिए मटेरियल ले लें लकड़ी, तो लकड़ी में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा ना, तो उसमें वो तो इंसुलेटर है। तो मटेरियल हम अगर लकड़ी ले लेंगे तो वो 100% रेजिस्टिव मटेरियल है तो करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, तो मटेरियल हो गया। लेंथ ऑफ द वायर, अगर हम बहुत लंबा वायर ले लेंगे तो उसमें करंट जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज़्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जितना मोटा वायर होगा यानी रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होगा। आर जो है अगर एल मतलब लेंथ जो है सॉरी उल्टा बोल गया मैं, लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, उसमें उतना ही कम उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें एरिया। एरिया अगर ज़्यादा हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी मोटा वायर अगर आप लेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा यानी करंट होल्डिंग कैपेबिलिटी मोटे वायर में ज़्यादा होती है और पतले वायर में कम होती है। क्लियर है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड वेरीज विथ RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। इस रेशियो में ये जो है इस रेशियो में ये डिपेंड करता है। यानी अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा। मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस R0 था तो दोबारा RT हो जाएगा एट टेम्परेचर T। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसी भी रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए मेटल के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए अल्फ़ा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें
जो रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू मेटल। ठीक है, क्लियर है। रजिस्टेंस जो है कंडक्टर का डिक्रीज होगा, लीनियरली डिक्रीज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रजिस्टेंस, ठीक है, बढ़ेगा। और क्रिटिकल टेम्परेचर किसको कहते हैं, जहाँ पर जिस टेम्परेचर पर रजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। क्लियर है। अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो सीरीज रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस को हम इस तरह से सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट तो सेम फ्लो होता है सारी सर्किट में, इसमें सेम फ्लो होगा, लेकिन उसमें जो वोल्टेजेस होंगे वो हर ब्रांच में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज क्या होगा, V इज टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V को हम लिख सकते हैं I इंटू RS, RS मतलब सोर्स वोल्टेज, V1 के लिए IR1 क्योंकि करंट सेम है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R जो है सोर्स यानी सीरीज में जो रजिस्टेंस होगा उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। अगर पैरेलल की बात करें तो उसमें करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है, तीनों ब्रांचेज में वोल्टेज सेम होगा, तो यहाँ पर करंट ऐड होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है ना। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जब मुझे रजिस्टेंस हाई करना है तो हम सीरीज सर्किट का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमको रजिस्टेंस कम करना है तो हम पैरेलल सर्किट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर किसी वायर को हम n टाइम स्ट्रेच कर देते हैं, यानी लंबाई बढ़ा देते हैं उसकी, तो रजिस्टेंस जो है n² टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। और अगर मैं किसी भी वायर का रेडियस 1/nth टाइम रिड्यूस कर देता हूँ तो रजिस्टेंस जो है वो n/n⁴ टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, और अगर उसको मैं क्या करता हूँ, nth टाइम इंक्रीज कर देता हूँ रेडियस को, तो n/4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर। लेंथ बढ़ाएंगे n² टाइम इंक्रीज करेगा, लेंथ कम करेंगे n² टाइम डिक्रीज हो जाएगा। एरिया जो है n टाइम जो है रिड्यूस करेंगे तो n/n⁴ टाइम्स जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, और अगर डिक्रीज करते हैं तो n/4 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये आप लोग पढ़िएगा, और नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा। थैंक यू।